नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर दिल्ली के ब्लास्ट से जुड़ी हुई है, जहां पर आपको बताते चले कि दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद में सुरक्षा एजेंसियां लगातार अलर्ट मोड पर है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि बाहर हुए कार विस्फोट के बाद में मध्य प्रदेश में भी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं, जिसके बाद पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया। इसी के तहत शाजापुर जिले में भी पुलिस ने सख्त सुरक्षा व्यवस्था लागू करते हुए विशेष चेकिंग अभियान शुरू किया है। जिले के मोहन बड़ोदिया थाना क्षेत्रों में पुलिस टीमों ने जगह जगह नाके लगाकर वाहनों की तलाशी की है। संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही। शहर के प्रमुख चौराहों, बस स्टैंड, नलखेड़ा रोड और बाजार क्षेत्रों में पुलिस की सक्रियता को बढ़ा दिया गया है। मोहन बड़ोदिया थाना प्रभारी प्रेम किशोर व्यास खुद मौके पर रहकर चेकिंग अभियान की निगरानी कर रहे हैं। थाना प्रभारी प्रेम किशोर व्यास ने चेकिंग के दौरान बताया कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद में पुलिस मुख्यालय से निर्देश मिलने पर पूरे जिले में ये अभियान चलाया गया है। सुरक्षा के लिहाज से किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस भीड़भाड़ वाले इलाकों और मुख्य मार्गों पर जांच कर रही है। तो आपको बताते चले कि 6:52 पर दिल्ली में कार में एक ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद से सभी राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश में भी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क मोड पे हैं, जिसके बाद पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी के तहत शाजापुर जिले की अगर बात करें तो पुलिस ने सख्त सुरक्षा व्यवस्था लागू करते हुए विशेष चेकिंग अभियान शुरू किया है। जिले के मोहन बड़ोदिया की बात की जाए तो थाना क्षेत्रों में पुलिस टीमों ने जगह जगह नाके लगाकर वाहनों की तलाशी ली है और संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है। शहर के प्रमुख चौराहों, बस स्टैंड, नलखेड़ा रोड और बाजार क्षेत्रों में पुलिस की सक्रियता को बढ़ा दिया गया है। मोहन बड़ोदिया थाना प्रभारी प्रेम किशोर व्यास खुद मौके पर रहकर चेकिंग अभियान की निगरानी कर रहे हैं। थाना प्रभारी प्रेम किशोर व्यास ने चेकिंग के दौरान बताया कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद पुलिस मुख्यालय से निर्देश मिलने पर पूरे जिले में यह अभियान चलाया जा रहा है और सुरक्षा के लिहाज से किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस भीड़भाड़ वाले इलाकों और मुख्य मार्गों पर जांच कर रही है। लोगों से भी अपील की जा रही कि वे सतर्क रहें, किसी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की सूचना तुरंत पुलिस को दें। तो आपको बताते चले कि लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और साथ ही दिल्ली के लाल किला मैदान के बाहर हुए कार विस्फोट के बाद मध्य प्रदेश में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क मोड पर हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है और पुलिस लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मोहन बड़ोदिया थाना क्षेत्रों में पुलिस टीमों ने जगह जगह नाके लगाकर वाहनों की तलाशी, संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की है और शहर के प्रमुख चौराहों, बस स्टैंड, नलखेड़ा रोड और बाजार क्षेत्रों में पुलिस की सक्रियता बढ़ा दी गई है। तो दिल्ली धमाके के बाद में प्रशासन सतर्क है और लगातार विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा। तो वहीं भिंड जिले के बरासू थाना अंतर्गत आने वाले रानूपुरा गांव में लेबर को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। एक पक्ष द्वारा की गई फायरिंग में एक युवक गोली लगने से घायल हो गया, जिसे महगांव चिकित्सालय लाया गया, जहां से उसे गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर कर दिया गया है और बेमौसम बारिश के चलते धान की फसल खेत में गिरकर बर्बाद हो गई है। साथ ही ये फसल हार्वेस्टर द्वारा नहीं काटी जा सकने के चलते किसान अब सड़ी गली धान की फसल को लेबर द्वारा जल्दी से जल्दी हटवाकर
गेहूं की बोनी कर सकेंगे। और जिसके बाद आपको यह भी बताते चलें कि बुलाकर काम कराया जा रहा। जानकारी के अनुसार रानूपुरा गांव के रहने वाले अजय गुर्जर बेमौसम बारिश से बर्बाद हुई धान की फसल को अपने खेतों की कटवाने के लिए मजबूर हो गए हैं और सुबह अपनी धान काटने के लिए दबाव डालने लगे, जहां मौके पर मौजूद अजय सिंह ने और उनके चाचा से विवाद हो गया, जिसके चलते दबंगों ने पहले तो मजदूर की पिटाई की और इसके बाद में ये मामला दर्ज किया गया है। तो आपको बताते चलें कि पूरा मामला जो सामने आया, जहां पर लेबर को लेकर दो पक्षों में विवाद देखने को मिला है और इस दौरान लेबर को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ और ये मामला और भी ज्यादा बढ़ गया, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले पर हस्तक्षेप किया है और मामूली विवाद था जिसको लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था, जिसके बाद में लगातार जांच पड़ताल जारी है। पूरा मामला भिंड से सामने आया है, जहां पर लेबर को लेकर दो पक्षों के बीच में विवाद हो गया था और जिसके बाद ये पूरा मामला तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें भिंड से हैं और लेबर को लेकर दो पक्षों में विवाद और भी गहराता चला गया, जिसके बाद ये मामला पुलिस के संज्ञान में आया और पुलिस ने जब इस पूरे मामले पर हस्तक्षेप किया तो पता लगा कि लेबर को लेकर दो पक्षों में विवाद देखने को मिला। बदनावर में किसान प्रतिनिधि नितेश पाटीदार पर हुए हमले को लेकर किसानों में काफी ज्यादा आक्रोश देखा जा रहा। घटना के विरोध में किसानों ने एसडीओपी को ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने ज्ञापन में मांग की है हमले में शामिल सभी आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, साथ ही हमले की साजिश रचने वालों पर भी कार्रवाई हो। किसानों का कहना है यदि किसी मंडी कर्मचारी या संस्था से जुड़े व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो आजीवन मंडी से निष्कासित किया जाए। इसके अलावा किसानों ने नितेश पाटीदार को पुलिस सुरक्षा देने और मंडी परिसर में सुरक्षा व्यवस्था सुधारने, खासकर सीसीटीवी कैमरे दुरुस्त करने की मांग की है और जल्द ही कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे।
शिवपुरी शहर में भव्य श्रीमद् भागवत कथा होने जा रही है। आपको बताते चलें कि बड़ा हर्ष हो रहा कि आगामी 23 नवंबर से 30 नवंबर तक जिला मुख्यालय शिवपुरी स्थित हवाई पट्टी के पीछे स्थित नर्सरी ग्राउंड लोधावली के विशाल प्रांगण में प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय संत श्री बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाराज का आगमन हो रहा है, जिनके मुखरबिंद से प्रतिदिन 7 दिनों तक संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया जाएगा, जहां कथा आयोजक गुप्ता से कथा के बारे में विस्तार से खास बातचीत हुई है। जो कथा होने जा रही है वो किस दिनांक से किस दिनांक तक है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार। श्रीमद् भागवत कथा का जो आयोजन है वो 24 नवंबर से 30 नवंबर तक रहेगा। और भागवत कथा से पहले हमने कलश यात्रा का आयोजन रखा है, जो 23 नवंबर को है। मां राजराजेश्वरी मंदिर से कलश यात्रा प्रारंभ होगी, जो कथा स्थल पर जाएगी। समय 8 बजे है। कथा का जो एक रूट निर्धारित किया हुआ है कलश यात्रा का, वो किस प्रकार से, और लगभग इसमें अनुमान लगा सकते हैं कि एक बहुत ही विशाल रैली की इसमें आने की संभावना है, तो इसमें अपन व्यवस्थाएं किस प्रकार से क्या की जा चुकी है आपके द्वारा? देखिए, प्रशासन और हमारा रोड मैप तैयार हो चुका है। कलश यात्रा को लेके राजेश्वरी मंदिर से हम लोग गुरुद्वारे पे आएंगे, गुरुद्वारे से हम कथा स्थल पर जाएंगे। इसको आयोजन को लेके जो हमने कलश यात्रा को लेके जो प्लानिंग की है, उसमें जन सैलाब का तो ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी अधिक लोगों की संख्या रहेगी, क्योंकि महाराष्ट्र की कलश यात्रा में काफी भीड़ रहती है। और जिस हिसाब से शिवपुरी के लोगों का उत्साह है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि हजारों में भीड़ रहेगी। हजारों की बात मैं यहाँ पे थोड़ा काटना चाहूंगा, हजारों की तो नहीं कहेंगे, इसमें लाखों की संख्या में सैलाब महाराज के साथ चलता है। तो देखिए, ये सब अनुमानित है, और अनुमानित चीज का कोई भी फिगर देना, कोई भी एक वैल्यू देना, मुझे नहीं लगता कि कैसे हम डिसाइड करें उसको। लेकिन हाँ, फिर भी जो सभी लोग बोल रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से जो फीडबैक आ रहा है, उसमें मुझे ऐसा लगता है 10 से 15 हजार लोग कलश यात्रा में रहेंगे। जो हम मौके पर देखे आए हैं, टेंट की व्यवस्था की जा रही है आपके द्वारा, जो टेंट लग रहा है, लगभग कितने संख्या में बैठने की व्यवस्था की जा रही है? टेंट में लगभग 1.5 लाख लोग बैठ सकते हैं। 1.5 लाख लोगों की व्यवस्था है बैठने की। और जो हमें फीडबैक आ रहे हैं आप के माध्यम से, शहर वासियों के माध्यम से, या जो लास्ट ईयर कथा हमारी करहरा में हुई थी, उसको देखते हुए भी अनुमानित ये है कि 1.5 से 2 लाख के बीच में श्रद्धालु आने की। चूंकि शिवपुरी में इतनी विशाल कथा का आयोजन पहली बार हो रहा है, ठीक, जिसमें संख्या काफी अधिक हो सकती है, तो इसमें कुछ श्रद्धालु जो बाहर से भी आने वाले हैं, तो उनकी व्यवस्था, उनकी स्वास्थ्य की व्यवस्था, ये किस प्रकार से आपके द्वारा की जाए? हमारे और प्रशासन के द्वारा जो बातचीत हुई है, उसमें ये डिसाइड हुआ है, वहां पे हम एक छोटा हॉस्पिटल बना रहे हैं। ये इसमें प्रशासन हमारी मदद कर रहा है। जो चीजें श्रद्धालुओं की भीड़ को देख के की जा सकती हैं, उन सब पे डिस्कशन अभी चल रहा है, और भी हम 1 to 1 चीजें निकाल रहे हैं, जो भी सामने आ रही है उसको फुलफिल कर रहे हैं। इसमें कुछ यहाँ के जो गार्डन है, लॉज है, क्या उनकी आपको सहायता मिल रही है क्या? नहीं, एक्चुअली वो सब प्राइवेट प्रॉपर्टियां हैं। हमारे द्वारा कुछ होटल्स बुक किए हैं पहले से। मैं इसको थोड़ा क्लियर करूंगा। जैसे जो जनता आएगी, जो श्रद्धालु आएंगे बाहर से, एक होती है सेवा भाव से, तो वो कुछ लोग अपने आपके आगे आ रहे हैं कि उनकी सेवा के लिए रुकने, व्यवस्थित करने, उनको व्यवस्थाएं देने के लिए। नहीं, एक्चुअली क्या है कि मेरे द्वारा ना ऐसी कोई भी चीज किसी से मांगी नहीं गई है, इसलिए मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि किसी ने सेवा देने के लिए मना किया है या हाँ किया है। क्योंकि इस आयोजन को लेके ना हमारा ये सोचना था कि व्यवस्थापक हम बने, बाकी हमें तन और मन से जो सहयोग की जरूरत है वो पूरा शहर दे रहा है। अच्छा, ये एक प्रश्न ये है मेरा कि ये जो इतनी विशाल कथा का आयोजन आपके द्वारा किया जा रहा है, इसके मन में आपके ये कैसे आया, और फिर ये आपने जो उनसे संपर्क किया वो कैसे साधा? क्योंकि हम गुरुजी से काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, तो गुरुजी से जुड़ना हुआ तो ये सोचना हुआ कि गुरुजी से ही भागवत कराएं। पहली चीज, किसी भी धार्मिक आयोजन का एक संकल्प होता है परिवार के द्वारा, चाहे वो एक सत्यनारायण जी की कथा क्यों ना हो। लोग एक संकल्प ले लेते हैं कि हमें हर महीने कथा करवानी है, हर महीने हमें परिक्रमा देने जाना है। इसी प्रकार से मेरे परिवार के द्वारा भी एक
श्रीमद् भागवत कथा का संकल्प लिया था कि हम लोग भागवत कथा कराएंगे। गुरुजी ने चूंकि हम लोगों की बात सुनी और उनने हमें समय दिया, और मैं ये भी कहूंगा हमारे परिवार के साथ साथ ये पूरे शहर वासियों का पुण्य उदय हुआ है कि हमारे शिवपुरी में महाराज श्री आ रहे हैं। कलेक्टर बालागुरु के ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों का सम्मान किया है, और जहां कलेक्टर ने सेवानिवृत्त हुए 42 शासकीय सेवकों का शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मान और पीपीओ प्रदान किया। साथ ही कहा कि शासकीय सेवा से रिटायर होना जीवन से रिटायर होना नहीं, सेवानिवृत्ति सक्रिय नहीं जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है, जिसमें व्यक्ति अपने अनुभवों और ज्ञान का उपयोग समाज और नई पीढ़ी के हित में कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी प्रशासन की अमूल्य पूंजी हैं। उनका अनुभव प्रशासन और समाज दोनों के लिए प्रेरणा स्रोत है। कलेक्टर ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद भी व्यक्ति सामाजिक कार्य, पर्यावरण संरक्षण, जन जागरूकता, सेवा कार्यों में सक्रिय रह सकता है। कलेक्टर ने यह भी कहा कि गीता में लिखा है कि हमें कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म ही जीवन का सार है। उन्होंने सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके दीर्घ, सफल, अनुकरणीय सेवा काल के लिए शुभकामनाएं दी, उनके समाज हित के कार्यों में सक्रिय रहने का आग्रह किया। और इस अवसर पर जिला कोषालय अधिकारी नेहा सिंगई सहित कई विभागों के अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे। एसडीएम कार्यालय आष्टा में एसडीएम, एसडीओपी और व्यापारी संघों की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष, किराना व्यापारी संघ, होटल व्यापारी संघ और खाद्य व्यापारी संघ के पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में आष्टा कन्नौज रोड पर लगने वाले जाम की समस्या और मंडी क्षेत्र में आने वाले ट्रैक्टरों के सुचारू संचालन पर चर्चा की गई। इस दौरान व्यापारियों को नगरपालिका द्वारा सड़क की सीमा रेखा बनाए जाने की जानकारी दी गई, ताकि सभी व्यापारी अपनी निर्धारित सीमा में व्यापार कर सकें। बैठक में निर्णय लिया गया है कि नगरपालिका, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण हटाने और चलानी कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। व्यापारियों से अपील की गई है कि वे स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटाएं, ताकि यातायात सुचारू रूप से संचालित हो सके। सेंधवा शहर के जैन परिवारों में शादी के शुभ अवसर पर सभी मेहमानों और शहरवासियों से देहदान, अंगदान, नेत्रदान के प्रति प्रेरित करने के लिए सहमति पत्र भरवाए गए, जहां लोग शादियों में अपना वर्चस्व दिखाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। वहीं सेंधवा निवासी मानव सेवा समिति के प्रमुख नीलेश जैन ने अपने बेटे दीपक के विवाह के आयोजन में नेत्रदान, अंगदान का और देहदान की जनजागृति के लिए अभियान चलाया है। दूल्हा दीपक और साथ ही दुल्हन अभिलाषा ने अंगदान का संकल्प लिया। वहीं नीलेश जैन अपनी पत्नी श्वेता जैन और माता जयवती जैन, पिता जवेर चंद जैन और पुत्र नीलेश जैन, पत्नी श्वेता जैन ने देहदान का संकल्प लिया है और नसाहित देहदान का संकल्प लेकर समाज में एक नई परंपरा की शुरुआत की है। तो वहीं श्यामपुर तहसील के पटगांव के दो युवकों का आपस में मारपीट का वीडियो सामने आया, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। बताया ये भी जा रहा कि ये वीडियो सीहोर के दोराहा थाना क्षेत्र के पटगांव का है, जहां आपको बताते चलें कि दो पारधी समाज लोग बताए जा रहे हैं, युवक आपस में भिड़ जाते हैं। बीच चौराहा पर
लड़ने लगते हैं, आपस में मारपीट करते हैं। विवाद बढ़ता देख किसी ने पुलिस को सूचना दी है और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत कराया गया। फिलहाल सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा। धार जिले के गंधवानी विधानसभा क्षेत्र ग्राम अखाड़ा में इस समय एक विद्युत ग्रिड के लोकार्पण को लेकर अखाड़ा सज गया है। पहले इसी माह में मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता उमंग सिहार इस ग्रिड का लोकार्पण किया। उसके पश्चात सत्तासीनों में हलचल मचने के बाद ताबड़तोड़ मध्य प्रदेश शासन के नगरीय प्रशासन और धार जिला प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस क्षेत्र के कई कार्यक्रम में भाग लेकर ग्राम अखाड़ा के ग्रिड का लोकार्पण किया। हालांकि ग्राम अखाड़ा प्रतिपक्ष के नेता सिंघार ने कहा कि क्षेत्र में आता है और उनके अनुसार इस ग्रिड को स्वीकृत तत्कालीन कमलनाथ सरकार के समय मैंने स्वीकृत करवाया था। कैलाश विजयवर्गीय ने इस बारे में बताया कि मैं इस लफड़े में पड़ना नहीं चाहता, क्योंकि हमारा काम है आदिवासी क्षेत्र में विकास करना। प्रदेश और केंद्र में सरकार हमारी है और प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के प्रयासों से केंद्र सरकार ने धार जिले में 124 करोड़ रुपए दिए हैं, जिससे हम इन आदिवासियों के खेत तक बिजली पहुंच सके, जिसके लिए हम वचनबद्ध हैं। मैं इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहता। हमारा काम है गांव का विकास करना, आदिवासियों की समस्या का निराकरण, और हम इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमारी सरकार प्रदेश में भी और हमारी सरकार केंद्र में। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और उनके प्रयास से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने धार जिले में 124 करोड़ रुपए दिए, जिससे कि हम पूरे जिले के अंदर आदिवासी भाइयों के घर और खेत तक बिजली पहुंचा सकें, और इसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं। आज हमने अखाड़े में किया है, कल और 2 गांव में हमारी ग्रिड बन रही है, उसका भी हम उद्घाटन करेंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।